हेलो एवरीबॉडी, हमने लास्ट क्लास तक ABC 1 के बारे में पढ़ा था। ABC 1 में हमने हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने एल्केन्स कवर कर लिया, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन को हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ABC 2 में। ABC 2 इज़ ऑल अबाउट फिनोल एंड एनिलीन। तो दो ही टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, फिनोल का और एनिलीन का। तो फिनोल की प्रिपरेशंस, उसकी रिएक्शंस, और एनिलीन की प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस, और बाकी उनके लैब टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो फिनोल से पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम फिनोल की प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल। तो प्रिपरेशंस के यहाँ हम इसके 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। 5 मेथड्स, ठीक है। तो फिनोल की प्रिपरेशन का जो हम पहला मेथड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्यूमीन से। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। ओके, क्यूमीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? हमने बनाया एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर हमने आइसोप्रोपाइल का ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। अब क्यूमीन में हम क्या करेंगे? ऐसा हमने लिया क्यूमीन, क्यूमीन में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा से हमने ऑक्सीजन ली, उसके साथ हमने रिएक्शन कराया। फर्दर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर, तो ये वाला जो ग्रुप है ये बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली फिनोल मिल जाएगा। प्लस ये जो 3 कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है ये इससे जुड़ा हुआ था, इसका बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो इसका बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे हमें उसके साथ हम ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से हम लोग को क्या मिल रहा है? फिनोल मिल रहा है और एसीटोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक कमर्शियल मेथड है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है फिनोल को बनाने के लिए, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। अब इंडस्ट्रियल मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिनोल हमें मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, वो है डाउस प्रोसेस। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको हमें नाम से याद रखना है, डाउस प्रोसेस। प्रिपरेशन नंबर 2, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? हम फिनोल बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? क्लोरोबेंजीन से बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बना देंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में हम ऐसा क्या डालेंगे? हम डालेंगे NaOH, ठीक है। इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रखना है हम लोग को, और एसिडिक सोल्यूशन में रखना है। तो बेसिकली NaOH ले लें, हम HCl ले लेते हैं। हाई टेम्परेचर यानी कि अराउंड 350 डिग्रीज, और हाई प्रेशर पे रखेंगे, 350 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे और हाई प्रेशर पे रखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये क्लोरीन हट जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? फिनोल, ठीक है। तो डाउस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्लोरोबेंजीन से क्या मिल रहा है? फिनोल। साइड प्रोडक्ट इसके हम देख लेते हैं। साइड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे NaCl मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। तो डाउस प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है? हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं डाउस प्रोसेस को। क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? NaOH, HCl, हाई टेम्परेचर, अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और हाई प्रेशर पे ये क्लोरोबेंजीन अपने आप को फिनोल में कन्वर्ट कर देगा। अदर साइड प्रोडक्ट्स हम NaCl और H2O को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है फिनोल की। दिस वाज द सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, डाउस प्रोसेस। थर्ड प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, थर्ड प्रिपरेशन हम क्या करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हमने सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगाया SO3H का, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम फ्यूजन कर रहे हैं किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो ऐसे लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड with concentrated NaOH।
ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें अगेन हम डाउस प्रोसेस में जैसे हमने NaOH यूज़ किया था, सेम हम यहाँ पे NaOH यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया है, इसका हमने रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ में हम यहाँ पे हीट भी करेंगे बिल्कुल इसको, ठीक है। और हम यहाँ पे एक एसिडिक सोल्यूशन में, या हम कह देंगे कि इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर, ठीक है ना। H+ का मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, और एक कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए NaOH बिल्कुल, ठीक है। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिनोल, ठीक है। फिनोल हमें यहाँ पे मिल जाएगा किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम यूज़ करेंगे, जो हीट है, ये हीट जो दे रहे हैं, हीट विल बी अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, अच्छी खासी हीट देनी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। हम अभी तक 3 प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट प्रिपरेशन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए, जितने भी ये कॉमन नेम्स आ रहे हैं इसको अच्छे से याद करना है। क्यों याद करने के लिए बोला था IUPAC में, अभी यहाँ पे सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। क्यूमीन, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन वगैरह सब आएगा यहाँ पे। तो सैलिसिलिक एसिड कैसा दिखता है, सैलिसिलिक एसिड कैसा होता है, हमारे पास यहाँ फिनोल है, फिनोल के ऑर्थो पोजिशन पे COH लगा हो तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। होगा क्या, हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। अगर हमने COH हटा दिया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, CO का ग्रुप अगर हम हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सबको पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन ये 3rd टाइम आ रहा है, ठीक है। अभी तक जब तक हमने पढ़ा है डीकार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन करते हैं। तो सेम काम यहाँ करेंगे। हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, सैलिसिलिक एसिड के साथ हम क्या रिएक्शन कराएंगे, NaOH + CaO का, ठीक है। सोडा लाइम का रिएक्शन कराएंगे, इसको हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिनोल, ओके। तो ये है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का नाम सुनते ही हमें क्या यूज़ करना है, सोडा लाइम को। तो ये हमारी थी 4th प्रिपरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन, लास्ट प्रिपरेशन फिनोल की जो है वो है हाइड्रोलिसिस। डीकार्बोक्सिलेशन तो कर लिया, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये बन कैसे रहा है, पहले हम ये देख लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेंगे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाली, प्राइमरी अमीन ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अब हम क्या करेंगे, इस एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में हम क्या डालेंगे, NaNO2 डालेंगे, HCl डालेंगे, और इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे यानी कि अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। NaNO2, HCl और वाटर भी डालेंगे, बिल्कुल एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे इसका, ठीक है। तो इसका एक्वस सोल्यूशन जो बनेगा इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो अभी तो हम क्या बना रहे हैं, अभी हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, फिर उसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आगे अभी काम आने वाला है। तो अगर हम एनिलीन ले लेते हैं, जिस विच इज़ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एनिलीन है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, NaNO2 डालेंगे, HCl डालेंगे, उसको एक्वस सोल्यूशन में रखना है तो H2O भी डालेंगे, और उसको अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो हमें यहाँ पे एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसको हमें फ्रेशली बनाना पड़ता है हर बारी जब हम रिएक्शन कराएंगे। एक्चुअली ये वाला जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का मॉलिक्यूल बना है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो एवरी टाइम वी हैव टू डू एनी रिएक्शन विद दिस
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो हमें ये हर बारी फ्रेशली बनाना पड़ेगा। किससे? एनिलीन से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बनाने के लिए। हम फर्दर क्या करेंगे, इसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर डाला है, इसको फर्दर हीट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे हम लोग का N2 गैस निकल जाती है। N2 गैस निकलते ही हमें यहाँ पे जो रिएक्शन करके मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा फिनोल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में है तो वाटर भी लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाया, फिर उसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमने किससे बनाया? एनिलीन से बनाया। एनिलीन में हमने ऐसा क्या डाला है? NaNO2 डाला है, HCl डाला है, ठीक है, और फिर वाटर भी डाला है। वाटर एक्वस सॉल्यूशन में ये काम होगा हाइड्रोलिसिस का, और इसको बहुत कम टेम्परेचर में रखा है। जैसे ही हमको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिला, हम फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, और हमें यहाँ पे फिनोल मिल जाएगा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। हमने 5 रिएक्शंस पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में। इसको हमेशा ध्यान रखना है। पहला रिएक्शन हमने पढ़ा था क्यूमीन से हम बना रहे थे, ठीक है। फिर एक तो बहुत ही ईजी रिएक्शन था वो डीकार्बोक्सिलेशन वाला, जो हमें आना ही चाहिए। फिर हमने डाइजोनियम सॉल्ट का पढ़ा, फिर हमने सैलिसिलिक एसिड से पढ़ा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ा है वो है डाउस प्रोसेस का, ठीक है। उसको हमें नेमिंग रिएक्शन में हमेशा याद रखना है। फिनोल की प्रिपरेशंस के बाद अब हम उसकी केमिकल रिएक्शंस पे फर्दर मूव करेंगे। तो लेट अस राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल में हम 5 रिएक्शंस की बात करेंगे। 5 रिएक्शंस। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि लैब टेस्ट जब हम कर रहे थे एल्काइंस का, तो उसमें ये बात कही थी कि फिनोल और एनिलीन, जब हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कर रहे थे, तो एक पॉइंट बीच में आया था कि ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल और एनिलीन टेस्ट दे देता है। तो हम वही काम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। लेट अस राइट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल का रिएक्शन कराते हैं, लेट अस से दिस इज फिनोल, ये हमने फिनोल बना दिया है। साथ में मैंने लिया ब्रोमीन के साथ, क्योंकि हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम फिनोल का रिएक्शन कराते हैं, तो फिनोल की ऑर्थो पोजिशंस पे, दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन आके लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें नज़र आता है, और साथ में हम कहेंगे कि हमें यहाँ पे HBr मिल जाता है। तो देखिए, जब हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करी थी ब्रोमीन वाटर के साथ, जब हम बात कर रहे थे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में, तो हम ये कह रहे थे कि अगर पर्टिकुलर कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो हमें वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। और फिर हमने ये बात बोली थी कि अगर फिनोल और एनिलीन भी प्रेजेंट है तो वो भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन हम टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए, और यही पर्टिकुलर रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल के लिए, जिसमें हम फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लग जा रहा है, और इसी का हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम वाटर की जगह, यहाँ पे जो हमने ब्रोमीन वाटर लिया था उसकी जगह हम CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, तो रिएक्शन कैसा दिखेगा देखते हैं। ये फिनोल है, इसके साथ हमने ब्रोमीन लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस पर्टिकुलर में हमारे पास फिनोल के ऑर्थो पोजिशन पे और फिनोल के पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन अलग अलग कंपाउंड्स में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन हो, तो हम ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन के साथ CS2 लेंगे, ना कि वाटर, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन के साथ वाटर ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, लेकिन अगर हम ब्रोमीन के साथ CS2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो यहाँ पे हमें ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस है ब्रोमीन के साथ फिनोल की। अब फिनोल में हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस में काउंट होता है। इसको जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं हमको साथ साथ में बिल्कुल याद रखना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शंस। अब राइमर-टाइमन में हमारे पास दो रिएक्शंस आती हैं, एक फॉर्माइलेशन की आती है और दूसरी कार्बोक्सिलेशन की आती है। तो पहले हम फॉर्माइलेशन की बात कर लेते हैं। राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन, ठीक है। तो राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन में हो क्या रहा है, फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, फॉर्म का मतलब एक कार्बन वाला ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप होता है CHO का ग्रुप है। जब हमें फिनोल में रिएक्शन करके देखते हैं राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन का, तो राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन में हम क्या कर रहे हैं, फिनोल का रिएक्शन करा रहे हैं, जिसमें हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे और फिनोल के पैरा पोजीशन पे हम फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्म एल्डिहाइड का ग्रुप, जब अगर हम ज़्यादा अच्छे से कहें फॉर्म एल्डिहाइड का ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं। ये किसकी प्रेजेंस में हम काम कर रहे हैं, ये हो रहा है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके साथ हम ले रहे हैं NaOH और साथ में हम इसी को हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम सेकेंड स्टेप में इसके साथ वाटर भी ले रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें फिनोल का रिएक्शन इसके साथ CHCl3 के साथ करवाना है और NaOH साथ में ले रहे हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम वाटर भी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्माइलेशन रिएक्शन होते देखेंगे। दिस इज राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसको एज इट इज़ याद रखना है, इसके रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसी का एक और रिएक्शन है राइमर-टाइमन का, राइमर-टाइमन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो पहला रिएक्शन हमने इसका क्या पढ़ा, फॉर्माइलेशन का, दूसरा है कार्बोक्सिलेशन का। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड OH वाला, COOH वाला जो ग्रुप है, COOH वाला ग्रुप हमें फिनोल में ऐड करना है, ओके। सपोज हमारे पास फिनोल है और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे और फिनोल के पैरा पोजीशन पे अगर हमें COOH का ग्रुप ऐड करना है तो हम क्या लेंगे इसके साथ, हम यहाँ पे लेंगे CCl4। यहाँ पे हमने क्या लिया था, CHCl3, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे CCl4। इसके साथ हम सेम NaOH लेंगे और उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन दो तरह की रिएक्शंस हैं। साथ में इसमें हमने क्या किया था, वाटर लिया था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म लेते हैं NaOH के साथ और साथ में सेकेंड स्टेप में हम वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें फॉर्माइलेशन रिएक्शन मिल जाएगा। और अगर हम फिनोल के साथ CCl4 ऐड करते हैं NaOH के साथ और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है वो ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है, इसको हमें एज इट इज़ याद रखने हैं रिएक्शंस को। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी एक नेमिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन यानी कि फोर्थ रिएक्शन का नाम है कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उसमें हमने क्या किया है, हमने दो तो नेमिंग रिएक्शंस पढ़ ली राइमर-टाइमन की और दो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, एक ब्रोमीन वाटर के साथ एक ब्रोमीन CH2 के साथ रिएक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट है कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिनोल में सबसे पहले OH- यानी हाइड्रोक्साइड का आयन डालेंगे, ठीक है। फिनोल में हाइड्रोक्साइड आयन डालने के बाद हम उसके साथ ही CO2 का ग्रुप डालेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ठीक है। तो ये दो के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। पहला हमने हाइड्रोक्साइड आयन डाला और दूसरा हमने CO2 का ग्रुप डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला है। तो एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप में जब
OH माइनस और CO2 इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो OH माइनस क्या करता है, इस पर्टिकुलर इस पोजीशन से हाइड्रोजन H प्लस को निकाल के ले जाता है, ठीक है। और यहाँ पे COO जो है, CO2 का ग्रुप जो है वो यहाँ के ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, हमें यहाँ पे COO माइनस मिलेगा। सेम काम हम पैरा में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका फर्दर अगर हम एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी कि हम इसमें H पॉजिटिव डाल देते हैं, H प्लस डाल देते हैं, तो क्या होगा, दोनों पोजीशंस पे यहाँ पे हमें OH और यहाँ पे COH प्लस पैरा वाले में भी सेम काम होगा, OH और COH मिल जाएगा। तो ये माइनस का साइन, जो नेगेटिव का साइन आ रहा था, ये हट जाएगा और इसकी जगह H प्लस आके ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन समझ आया सबको। ये रिएक्शन क्या है, फिनोल में हमने क्या किया, पहले हाइड्रोक्साइड आयन डाला, साथ में CO2 डाला। तो हम जब हाइड्रोक्साइड और CO2 डाल रहे हैं तो O माइनस CO माइनस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे भी सेम चीज़ क्रिएट हो रही है। हमें एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है, जो भी हमने पहले भी रिएक्शंस किए थे और ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, कि ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो इन दोनों में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो मेजर अमाउंट में बनता है एज़ कम्पेयर टू पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेजर होगा, ये मेजर का मतलब क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। जब हम इसमें लिख रहे हैं दिस प्लस दिस, इसका मतलब क्या है, पूरे सोल्यूशन में हमें ये दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है। अब मिक्सचर में कोई तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर में ऑर्थो पोजीशन वाला मेजर माना जाता है। जब हमने रीमर टीबन वाले पढ़े थे, कार्बोक्सिलेशन और फॉर्माइलेशन, उसमें भी सेम चीज़ है, उसमें भी जो ऑर्थो वाला है वो ज़्यादा बना होगा एज़ कम्पेयर टू पैरा वाला, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। तो ये हमारा 4th रिएक्शन था 5 में से। तो हमने 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो हम आते हैं बेकेलाइट फॉर्मेशन में। बेकेलाइट फॉर्मेशन, बेकेलाइट फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हम बेकेलाइट बेसिकली एक पॉलीमर है, पहले तो मैं बता दूं, बेकेलाइट एक पॉलीमर है। तो हम क्या करेंगे, पहले फिनोल लेंगे, फिनोल में हम क्या करेंगे, हम HCHO डालेंगे। HCHO क्या होता है, HCHO मतलब कि फॉर्म एल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये एक कार्बन है फॉर्म और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फॉर्म एल्डिहाइड। तो फिनोल में हमने क्या डाला, हमने फॉर्म एल्डिहाइड ग्रुप को डाला है, हम साथ में NaOH भी ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे और फिनोल के पैरा पोजीशन पे CH2O का ग्रुप लग जाता है, ठीक है। फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन में पर्टिकुलर ग्रुप लग जाएगा। अब इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, हम उन पर्टिकुलर यूनिट्स को रिपीट करते जाएंगे, उन पर्टिकुलर ये जो यूनिट्स हैं इनको रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको रिपीट करते करते कैसे बना रहे हैं, ये OH है, यहाँ पे इसका मान लेते हैं ये CH2OH है, तो यहाँ पे हम इसका CH2 मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ ही दूसरा फिनोल ग्रुप लगाएंगे, इसका CH2 वाला ग्रुप जो है वो यहाँ है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, इसमें इसके पैरा पोजीशन पे CH2 का ग्रुप था, ये फिनोल वाला ग्रुप लगा दिया, तो इसके पैरा और इसके ऑर्थो पे हमने रिएक्शन करा दिया। सिमिलरली आगे ऐसे पॉलीमराइज करता जाएगा और हमें एक पॉलीमराइजेशन वाला ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, बेकेलाइट फॉर्मेशन में, या बेकेलाइट फॉर्मेशन बोले बेटर रहेगा, बेकेलाइट फॉर्मेशन में हमने फिनोल में HCHO डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH का ग्रुप आके लग गया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों के। तो हमें मिक्सचर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। फिर हमने क्या किया, उसका पॉलीमराइजेशन करा है। पॉलीमराइजेशन का मतलब है इन्हीं को हमने बार बार रिपीट किया, ये जो ये वाले यूनिट्स हैं इनको हम बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं। तो ये CH2 का जो ग्रुप है वो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर फिनोल है, इसका ये वाला CH2 वाला ग्रुप है, फिर ये वाला फिनोल है, सपोज इसी को हमने दोबारा लिया तो इस फिनोल का CH2 वाला ग्रुप यहाँ होगा। सिमिलरली
ये वाला जो ग्रुप है इसके ऑर्थो, इसके वाले ऑर्थो और इसका जो पैरा पोजिशन है इन दोनों का उनका मिला दिया हमने, ठीक है, और यहाँ का ऑर्थो 2 पोजीशंस हमने मिला दिए। तो बेसिकली यहाँ हमें पॉलीमराइजेशन करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर भी चेन हो सकती है, इधर भी चेन हो सकती है और नीचे भी ये ग्रो कर सकती है चेन, तो इसी को हम बेकेलाइट कहते हैं। तो बेकेलाइट इज़ बेसिकली अ पॉलीमर जो हमने फिनोल से प्रिपेयर किया है। तो फिनोल की ये 5 रिएक्शंस हमने देखी हैं आज। 5 रिएक्शंस क्या क्या थी एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन थी पहली, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब उसने रिएक्ट किया तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिला, जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में भी हमने उसकी बात करी थी। फिर हम बताते हैं ब्रोमीन वाटर के बाद हमने ब्रोमीन का रिएक्शन हमने CS2 के साथ कराया, तो हमें सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन मिला फिनोल के, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ रिएक्शंस जो थी हमने रीमर टीमन की पढ़ी थी। रीमर टीमन फॉर्माइलेशन, रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन। तो फॉर्माइलेशन में हमने फॉर्माइल ग्रुप को ऐड किया ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, और कार्बोक्सिलेशन में हमने COOH वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हमने जोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में हमें ये ध्यान रखना है, जब अगर मिक्सचर मिल रहा होता है ऑर्थो और पैरा वाला, तो उसमें ऑर्थो वाले जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू पैरा वाले से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन, उसके बाद हम आते हैं बेकेलाइट फॉर्मेशन पे। तो ये आज की कुछ केमिकल रिएक्शन थे जो हमने फिनोल के पढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं फिनोल के लैब टेस्ट की। तो हेडिंग डाल लेते हैं लैब टेस्ट फॉर फिनोल। लैब टेस्ट फॉर फिनोल। अब फिनोल का लैब टेस्ट देखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिटमस टेस्ट किया है, लिटमस टेस्ट। अब जैसा कि हमने अपनी 9th और 10th क्लासेस में पढ़ा था कि लिटमस टेस्ट क्या होता है, लिटमस टेस्ट यूज़ होता है एसिड या बेसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड होता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता था, और अगर वो कंपाउंड बेस होता है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हमने फिनोल का लिटमस टेस्ट कराया, हमने क्या किया, फिनोल को जब हमने लिटमस टेस्ट में रखा तो फिनोल ने क्या किया, लिटमस टेस्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिनोल जो है जब वो फिनॉक्साइड आयन बनता है, मतलब कि उसका हमने H+ निकाल देते हैं, तो ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है दिस इज एसिडिक इन नेचर। जब हमने फिनोल को वाटर में डाला ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, फिनॉक्साइड आयन, दिस फिनॉक्साइड आयन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन एसिडिक नेचर का था, क्यों, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, इट इज़ अ वेरी वीक एसिड, ठीक है। लेकिन इसने ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया तो हम इसको एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिनोल इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन में जैसे हमने वाटर में डाला फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड आयन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ओके। तो ये तो इसका लिटमस टेस्ट था। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट की। इसके 2 ही टेस्ट होते हैं, पहला तो लिटमस टेस्ट देखा, दूसरा है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो फिनोल का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, FeCl3 के साथ। न्यूट्रल, बेसिकली ये न्यूट्रल नेचर का है, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ जब हम फिनोल का टेस्ट करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिनोल को अगर हम ऐसे लिख दें तो गलत नहीं बनेगा, PHOH की तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इसको 6 टाइम्स लेना है, 6 फिनोल के मॉलिक्यूल्स लेने हैं हम लोग को। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो आता है FeOPH होल 6 3 3 प्लस 3H प्लस 3HCl, ठीक है। तो न्यूट्रल FeCl3 का ये जो टेस्ट है इसमें होता क्या है, फिनोल जब हम FeCl3 के साथ हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये कौन से कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। तो ये जो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है दिस इज़ अ वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विच इज़ वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में डिजॉल्व हो चुका है,
ठीक है, दिस इज़ अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब हम फिनोल का न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है ये एक वायलेट कलर का वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो जब हमारा जो सोल्यूशन है वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वहाँ पे फिनोल प्रेजेंट है। तो लैब टेस्ट के लिए हमने दो चीज़ें देखी, पहला तो लिटमस टेस्ट देखा, दूसरा देखा न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट। लिटमस टेस्ट में फिनोल कन्वर्टेड ब्लू लिटमस इनटू रेड। सेकेंडली अगर हमने फिनोल को न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराया तो उसने पूरे सॉल्यूशन का कलर ही चेंज कर दिया वायलेट में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये वायलेट कलर का है, दिस इंडिकेट्स फिनोल इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन।